हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के एसएसटी चैप्टर द यूनियन गवर्नमेंट द जुडिशरी को। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले दो जो चैप्टर्स हैं हमारे एसएसटी के, इनमें हमने यूनियन गवर्नमेंट के, देखिए यूनियन गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पिछले दो चैप्टर्स में हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस टॉपिक में हमें जुडिशरी को डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए लेजिस्लेचर वो ऑर्गन होता है सरकार का जो कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानूनों को देश में लागू करवाना, एनफोर्स करवाना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्गन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द जुडिशरी के बारे में। देखिए फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब जब किसी देश में सरकार एक ही लेवल पे ना होके कई लेवल्स बनाए गए हों। जैसे इंडिया में एक यूनियन गवर्नमेंट है जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उस सरकार को संभालते हैं। उसके बाद स्टेट लेवल्स पे भी गवर्नमेंट होती हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी म्यूनिसिपैलिटीज़ और गांवों में पंचायत वगैरह होती हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी होता है। जुडिशरी का काम डिस्प्यूट्स यानी झगड़े सुलझाना तो है ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर का काम भी करता है जुडिशरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी भी इंडियन सिटीजन को या कंपनी को किसी लीगल मैटर में कोई एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस कौन देगा? हमारी जुडिशरी ही देगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पॉइंट को कोई समझना चाहता है, इंटरप्रेट करवाना चाहता है, तो इंटरप्रिटेशन का जो राइट है वो जुडिशरी के पास ही है। जब भी कोई झगड़ा होता है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी को लेके, वायलेशन ऑफ राइट्स को लेके, मिसयूज ऑफ पावर को लेके, वायलेंस को लेके, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ को लेके, या किसी भी इशू को लेके जब भी कोई झगड़ा होता है तो हम उस मुद्दे को, उस मैटर को कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हैं, यानी केस कर देते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर जितने भी गलत किया होता है। कोर्ट जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करता है, इंसाफ करता है उस पार्टी के साथ जिसके साथ गलत हुआ होता है। इसीलिए एक सिस्टम, कोर्ट्स का एक सिस्टम है जो जुडिशरी के अंतर्गत काम करता है हमारे देश में, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में। और हमारी जो जुडिशरी है, कोर्ट्स का, जजेस का, वकीलों का जो सिस्टम है हमारा, वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंट्रोल में नहीं है। यानी हमारा जुडिशरी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है। इसके ऊपर लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का ना के बराबर कंट्रोल है। आगे आता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के बारे में। इसने बताया है जस्टिस तभी पॉसिबल है अगर जुडिशरी किसी के अंदर रह के काम ना हो, काम ना करे। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, इम्पार्शियल यानी सबके लिए समान होना, अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को न्याय दिलवाना चाहते हैं, किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, तो जस्टिस करने वाला अनबायस्ड होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। जुडिशरी सिर्फ हमारे राइट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करती, हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करती, लेकिन सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से जुड़े मामलों को भी सुलझाती है। यानी किसी भी तरह का झगड़ा अगर होता है कंपनीज के बीच में, लोगों के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, चाहे किसी के साथ, सरकार के साथ, आम आदमी के साथ अगर कोई भी झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने का दायित्व जुडिशरी का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जुडिशरी की होती है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट रखा गया है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, देश के प्रधानमंत्री के कहने पे कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का, मिनिस्टर्स का, चीफ मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, इन सब का कोई भी कंट्रोल नहीं है हमारे जजेस के ऊपर, हमारे कोर्ट्स के ऊपर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कई ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हमारे कानून में लिखे गए हैं जिन्होंने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया है, और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इसके ऊपर कंट्रोल बहुत कम है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस क्या क्या हैं देखिए। जजेस जो हैं वो क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं। हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चुने जाते हैं, ना कि वोट डाल के। जजेस को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, उनको निकालने का एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है इम्पीचमेंट। जजेस को प्रॉपर सैलरी दी जाती है, सैलरी को, अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता। जजेस का टेन्योर भी फिक्स होता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई चीफ जस्टिस है वो मैक्सिमम टेन्योर तक काम करेगा, वो हटेगा तो या तो इम्पीचमेंट प्रोसेस से हटेगा या फिर तब हटेगा जब वो खुद हटना चाहेगा।
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बेमतलब के बिना चाहे उसको नहीं हटा सकते हैं। अब केसेस, किस किस तरह के केस हमारे देश में देखने को आते हैं? मेनली दो तरह के केसों की सुनवाई होती है हमारे कोर्ट्स में। एक तो होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में आते हैं प्रॉपर्टी से, मैरिज से, मनी मैटर से, रेंट मैटर से, सामान खरीदने बेचने से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वो सिविल केसेस में आते हैं। इन केसेस में इन्फ्रिंजमेंट और वायलेशन ऑफ राइट्स, आपका कोई फंडामेंटल राइट है, मान लीजिए आपका एक राइट है कि आप देश के किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद के घर बना सकते हैं। अगर कोई बंदा या कोई कंपनी आपको किसी स्टेट में किसी जगह पे घर खरीदने से रोक रही है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं कोर्ट में। सिविल लॉज बनाए गए हैं, ये सारे सिविल केसेस होते हैं जो इस तरह के मैटर्स को डील करते हैं। क्रिमिनल केसेस में आते हैं ऐसे अपराध जैसे कि रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, विमेन हैरेसिंग, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग, ये सारे क्रिमिनल केसेस में आते हैं। टैक्स इवेजन, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं वो भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है। क्रिमिनल केसेस शुरू होते हैं एफआईआर से। सबसे पहले एफआईआर लॉज होती है किसी भी बंदे या कंपनी के खिलाफ। जब एफआईआर लॉज होती है तब क्रिमिनल केस शुरू होता है। एफआईआर की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन के बाद, यानी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पुलिस करती है हमारी इन्वेस्टिगेशन मेनली, केस कोर्ट में फाइल किया जाता है। अगर क्राइम, अगर जुर्म, अपराध साबित हो जाता है तो जो आरोपी होता है उसको जेल में डाला जाता है, फाइन किया जाता है या दोनों किए जाते हैं। वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है, किस तरह के अपराध के लिए किस तरह की सज़ा दी जानी है, ये हमारे लॉज में लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। एफआईआर पुलिस के पास लॉज करवानी होती है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। कानून के मुताबिक जब भी कोई बंदा पुलिस को इन्फॉर्म करता है किसी अपराध के बारे में तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटेबल पॉइंट यहाँ पे ये है, कोई भी जिसको अपराध के बारे में पता हो वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई अपनी वाइफ को पीटता है तो जरूरी नहीं है कि जो वाइफ है वही कंप्लेंट करे पुलिस में। आप एज अ नेबर भी उसकी जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। आगे आता है सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा ये वर्डिंग में, लेकिन बड़ा आसान है। देखिए हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो फेडरल है, यानी उसके कई लेवल्स हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो जुडिशरी है वो सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड है पूरे देश में। यानी पूरे देश में जो जुडिशरी का सिस्टम है वो सारे कोर्ट एक ही सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, सारे इंटीग्रेटेड होकर काम करते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, अब हर कोर्ट के लेवल बनाए गए हैं और जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उनके लिए रूल्स सेम हैं। ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उसका अपराध जो है वो हर कोर्ट में एक ही तरह से सुना जाता है, एक ही तरह से सुनवाई की जाती है। तो सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि कोर्टों के अलग अलग लेवल हैं। सुप्रीम कोर्ट की पावर ज़्यादा है, हाई कोर्ट की उससे कम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उससे कम है, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की उससे कम है, लेकिन इन सब के रूल्स, इन सब का कॉन्स्टिट्यूशन सब एक जैसा है। देखिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ये हमारे पूरे देश को कंट्रोल करता है। हर किसी को न्याय मिलता है, इंसाफ मिलता है, जस्टिस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है, यानी सबसे बड़ा जो जुडिशियल कोर्ट है हमारे देश का वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स जो कि स्टेट्स में होते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट के नीचे के सबॉर्डिनेट्स कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है। उसके बाद सबसे लोएस्ट कोर्ट आता है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैं एक बार आपको दोबारा टैली बता देता हूँ। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके नीचे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये 4 लेवल्स इसने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वो हाई कोर्ट्स देखते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट की जो निगरानी होती है वो हाई कोर्ट के अंदर होती है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में दी गई जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी बंदे को सज़ा दे दी गई, लेकिन उसको लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर वाले किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि मेरे जो केस की सुनवाई लोअर कोर्ट में हुई है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ,
आप प्लीज़ मेरे केस को दोबारा सुनिए, दोबारा हेड कीजिए। कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। जिस तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उसी तरीके से अगर हम हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इंडिया का कानून कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट पास कर देता है, कोई फैसला दे देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वर्डिक्ट हर जगह लागू होगा। लोअर कोर्ट्स में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी हर जगह लागू होगा। यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस को सुन लिया तो उसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे देखिए, इसने जुडिशियल सिस्टम बताया है। सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो तरह के होते हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल कोर्ट्स में बैठते हैं सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज। सिविल कोर्ट्स में नीचे आते हैं उसके कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट या सिविल जज ऑफ फर्स्ट क्लास, और यहाँ आता है असिस्टेंट सेशंस जज। ये कोर्ट्स का सिस्टम आपको समझाया गया है। उसके नीचे आता है मुंसिफ, इसमें आता है मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसमें एक और लेवल होता है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये आते हैं इसमें। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट इस चैप्टर में इस पेज पे दिया गया है, ये फ्लो चार्ट आपको कोर्ट्स के सिस्टम को समझा रहा है। आई थिंक आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और इस लेवल तक ही अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक सफिशिएंट होगा। उसके नीचे आप कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ध्यान रखें एक कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है। पूरे फ्लो चार्ट को आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लें। अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को जनवरी 26, 1950 को शुरू किया गया था। ये आपको पता होगा, हमारा लॉ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस दिन इम्प्लीमेंट हुआ था, इस दिन लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों सुने जाते हैं। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंटरप्रिटेशन करनी है, आपको कोई लीगल मैटर में कोई एडवाइस चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पॉइंट को लेके किसी को कोई संशय है, कोई डाउट है, तो उस डाउट को निपटाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करता है। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठता कौन कौन है, सुप्रीम कोर्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, सबसे सुप्रीम जो सबसे बड़ा जज होता है इंडिया का, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 31 जजेस हो सकते हैं। इन 31 जजेस को इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कोलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग। कोलेजियम एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग इंडिया का प्रेसिडेंट यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता कि वो किसी को भी जज बना दे, नहीं, एक कोलेजियम सिस्टम होता है, एक सिस्टम के तहत जज बनाया जाता है। कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस आते हैं। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे जजेस को सलाह करता है और जो भी उसको सबसे सही लगता है उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। अक्सर सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, अक्सर ऐसा देखा गया है इंडिया में कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को इंडिया का CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंट किया जाता है। इसी तरीके से जब एक बार इंडिया का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाता है तो चीफ जस्टिस और कोलेजियम के अकॉर्डिंग, कोलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग बाकी जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जैसे भी जरूरत हो। जो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, डू यू नो में क्या लिखा हुआ है, इंडिया का जो हाईएस्ट कोर्ट था ब्रिटिश सिस्टम में, वो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। पार्लियामेंट हाउस में उन दिनों ये कोर्ट चला करता था। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपको कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में बतौर जज काम कर रखा हो आपने, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नज़र में आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, यानी आप बहुत अच्छा फैसला सुनाते हो, आपकी जो जस्टिस प्रोवाइड करने की जो आपकी एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मानना होना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। टेन्योर एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, यानी चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस को हटाया कैसे जा सकता है। चीफ जस्टिस और जितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 ईयर्स के होने तक सर्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब से जज अपॉइंट होता है उसको स्पेशल नॉर्मल सर्कमस्टेंस में नहीं हटाया जा सकता, भाई प्राइम मिनिस्टर है, ये जज अच्छे से काम नहीं कर रहा, इसको हटा दो, ऐसा नहीं है।
किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को हटाना दाएं हाथ का खेल नहीं है, बहुत ही लंबी चौड़ी प्रोसेस है। उसको रिमूव किया जा सकता है अगर उसका मिसबिहेवियर, उसको अपना काम करने की इनकैपेसिटी नज़र में आ जाए। एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, स्पेशल मेजोरिटी के तहत। देखिए, और ये प्रोसेस कहलाती है इम्पीचमेंट। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब 2/3 जो बंदे हैं पार्लियामेंट के वो उसके अगेंस्ट होने चाहिए। यानी अगर 100 नेता बैठे हुए हैं, मान लीजिए 300 नेता बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, और किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए कोई रिजोल्यूशन पास किया जाना है, तो 200 से 300 में से 200 से ज़्यादा जजेस अगर उस सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए वोट करेंगे तभी वो जज हटेगा। इसके अलावा उनके पास एक प्रॉपर पॉइंट भी होना चाहिए मिसबिहेवियर का, या कोई ऐसा काम कर दिया जो सही नहीं है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, रिश्वत खा ली उसने, प्रूव हो गई, रिश्वत खाने की बात प्रूव हो गई, तो इन सारे केसेस में हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को, और इस सिस्टम को इम्पीचमेंट कहा जाता है। आगे आता है सैलरी एंड अलाउंसेस। गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस को 2.8 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए महीना मिलते हैं। इसके अलावा उनको बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे उनको घर मिलता है सरकार की तरफ से, कार मिलती है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, लीव मिलती है, रिटायर होने पे पेंशन मिलती है। यानी सैलरी तो मिलती ही मिलती है, सैलरी के अलावा दूसरे भत्ते यानी अलाउंसेस भी मिलते हैं काफ़ी। अब आगे आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स क्या हैं और काम क्या हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, सुप्रीम कोर्ट बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्चार्ज करता है। उसके जुरिस्डिक्शन में, जुरिस्डिक्शन का मतलब वो किस किस फील्ड में काम कर सकता है, ये होता है जुरिस्डिक्शन। जैसे मान लीजिए कोई भी एक कोर्ट है, मान लीजिए जींद का एक कोर्ट है, जींद एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, मान लीजिए यहाँ का जींद का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो जींद डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है। इस चीज़ को कहा जाता है जुरिस्डिक्शन। भाई वो जो कोर्ट है वो किस किस मामले में, किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में अपनी सुनवाई कर सकता है, फैसले सुना सकता है। तो यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन देखेंगे। 4 तरह की जुरिस्डिक्शंस बताई गई हैं, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उन केसेस को कहा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं। ऐसे केसेस जिनको सुनने की, जिन केसेस को सॉल्व करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, किसी और कोर्ट के पास नहीं, उनको कहा जाता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, वोटर की शेयरिंग को लेके, नदियों के पानी को लेके डिस्प्यूट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यूनियन गवर्नमेंट्स का किसी स्टेट के साथ कोई डिस्प्यूट है, तो ये जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये किसी भी हाई कोर्ट में अपील नहीं किए जा सकते। इन केसेस को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है, जो परमिशन है, वो सुप्रीम कोर्ट को ही दी गई है। आगे आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स की दी गई डिसीजंस को, सिविल और क्रिमिनल केसेस के डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जुरिस्डिक्शन उन केसेस में एप्लीकेबल होती हैं जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। हाई कोर्ट और क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, जहां पे हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का डिसीजन चेंज कर देता है, किसी को मौत की सज़ा सुना देता है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद भी डिसीजन ले सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस पैराग्राफ में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई होगी। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का स्टूडेंट्स ये काम है, पहली बात तो लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई केस की सुनवाई हुई है, कोई फैसला सुनाया गया है, तो उसकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट में किसी लोअर कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाता है और किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी उस केस को अपने पास मंगवा सकता है। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी बंदे को छोड़ दिया, उसको कसूरवार नहीं माना, हाई कोर्ट में जब केस गया
तो हाई कोर्ट ने उस बंदे को फांसी की सजा दे दी, डेथ सेंटेंस दे दिया। तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वही सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, सुप्रीम कोर्ट खुद भी उस केस की फाइल को अपने पास मंगवा सकता है, उसको सुपरवाइज कर सकता है, उसको देख सकता है। आगे आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस में अगर इंडिया का प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से उसका विचार पूछ सकता है। अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, ठीक है, जस्टिस को लेके किसी मामले में इंडिया के कानून की इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है, रिकमेंडेशन मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन होता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की बात माने या ना माने। आगे आता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे आने वाले सारे कोर्ट्स को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। अब अगला इसका फंक्शन है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है। इसका मतलब जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है उसकी हर प्रोसीडिंग का, हर दिन सुने गए हर केस का लेखा जोखा रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। इन रिकॉर्ड्स को फ्यूचर में आने वाले केसेस में सबूत के तौर पे दिखाया जाता है। आपने शायद मूवीज़ में देखा हो कि कई बार जो लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, वो पुराने केसेस का एग्जाम्पल देते हैं अपने जज को कि पहले 1970 में, 1993 में इस तरह का एक केस आया था सर, और जज ने ये उस वक्त फैसला सुनाया था। तो ताकि फ्यूचर में आने वाले कोर्ट केसेस में सबूत के तौर पे काम कर सकें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने वाले सारे केसेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट किसी भी नए कानून को कैंसिल कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो मान लीजिए कल को अगर हमारे पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाए कि विमेन को वोटिंग राइट नहीं है, औरतों को वोट करने का अधिकार नहीं है, चाहे हमारे जितने भी पार्लियामेंट में नेता बैठे हैं वो सारे इस बात पे एग्री करते हों, उन सब ने सिग्नेचर करके अपना हाथ उठा के इसको कानून बनवा दिया हो देश का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जैसे ही पता चलेगा वो इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये देश के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। इसीलिए तो चाहे हमारे नेता लोग कुछ भी कर लें, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उनके बनाए गए किसी भी कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही हैं। आगे आता है गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है, यानी उसको जैसे आपके मदर फादर आपको देख रेख करते हैं, आपको बचाते हैं, रक्षा करते हैं, आपकी चीज़ें दिलवाते हैं जो आपको चाहिए होती हैं, इन द सेम मैनर सुप्रीम कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है। ये कोर्ट जो है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को कानून के खिलाफ काम करने की इजाज़त नहीं देता। अगर देश की सरकार कानून के खिलाफ काम कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सरकार को डांट लगाने की, फटकार लगाने की, उससे जवाब मांगने की, आपने ऐसा क्यों किया। मान लीजिए अक्सर ऐसा देखा गया कि जम्मू कश्मीर में सेना ने या उन्होंने ये लाठियाँ बजा दी, ये लाठी चार्ज कर दिया, इनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सरकार से पूरा रिकॉर्ड मांग सकता है, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे समझाओ, कहीं आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। आगे आता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल पावर है। इस पावर के तहत पार्लियामेंट के पास किए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट देखता है। स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट के पास किए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर उसको लगता है कि कोई भी कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको उस कानून को तुरंत टेम्पररी स्टॉप करवा सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे केस में वो सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन का काम करता है। जुडिशियल रिव्यू बड़ा ही इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और फंक्शंस हमने सारे पढ़ लिए हैं। ये हमारा एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर वाला कोर्ट है ये हमारा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ की देखरेख करता है, और जब भी चाहो तब ये गवर्नमेंट को रोक सकता है। ये दूसरे कोर्ट्स को भी सुपरवाइज करने का काम करता है, और सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि देश के हर इंसान को इंसाफ मिले, न्याय मिले।
आगे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स का कोर्ट होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में काम करता है और ये सिंगल एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। कॉम्पोजिशन, हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आता है और कुछ और जजेस होते हैं। नंबर ऑफ जजेस डिपेंड करते हैं स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है और सिक्किम का जो हाई कोर्ट है उनमें सेम नंबर ऑफ जजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो सिक्किम से 100 टाइम से भी ज़्यादा है। इसका मतलब कोर्ट का, हाई कोर्ट में बैठने वाले जजेस का संख्या भी, का नंबर भी कम ज़्यादा हो सकता है। जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह पे और उस स्टेट के गवर्नर की सलाह पे। इसी तरीके से दूसरे जो जजेस होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पे, गवर्नर ऑफ स्टेट से पूछ के और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से पूछ के। आगे आता है स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशंस। इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो हाई कोर्ट में 10 साल या 10 साल से ज़्यादा टाइम तक सबोर्डिनेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में काम कर रहा हो एडवोकेट के तौर पे, उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इमोल्यूमेंट्स यानी इसको मिलता क्या क्या है, उनको क्या क्या मिलता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को 2.5 लाख रुपए पर महीना, पर मंथ सैलरी मिलती है। दूसरे जजेस को 2.25 यानी 2.25 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है। इसके अलावा उनको फ्री रेजिडेंस, कार और दूसरे अलाउंसेस भी, दूसरे खर्चे भी मिलते हैं। टेन्योर एंड रिमूवल, कितने टाइम तक काम करते हैं और कैसे हटाया जा सकता है। जज जो है वो तब तक काम करता है जब तक कि वो 62 ईयर्स का ना हो जाए। हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर है वो 62 ईयर्स का होता है। हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट हटा सकता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट के बारे में बताया है। बिल्कुल सेम प्रोसेस के तहत हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से उल्टा रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं बैठ सकता। मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज है, वो चाहे तो एडवोकेट के तौर पे काम कर सकता है लेकिन उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकता जहाँ पर वो जज रहा था, और उससे नीचे आने वाले कोर्ट्स में नहीं कर सकता। हाँ, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज जरूर बनाया जा सकता है। क्योंकि कैसे बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट के लिए जज रिटायरमेंट एज है 62, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65, यानी एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज जो रिटायर हो चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है 3 साल के लिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस सुने जाते हैं। लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से अगर कोई बंदा एग्री नहीं करता है तो वो भी अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। आगे आता है, डू यू नो इंडिया में 29 स्टेट्स हैं लेकिन 24 हाई कोर्ट्स हैं। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है और इसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की केसेस भी आते हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अकेली यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का कोर्ट है, यानी बाकी यूनियन टेरिटरीज किसी न किसी स्टेट के साथ हाई कोर्ट शेयर करते हैं लेकिन दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट है। आगे आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है। देखिए मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में 4 जुरिस्डिक्शंस कराई थी, ओरिजिनल, अपीलेट, सुपरवाइजरी, इस तरह की 4 जो हैं जुरिस्डिक्शंस जो है मैंने आपको करवाई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसी तरह की कुछ जुरिस्डिक्शंस हम हाई कोर्ट के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है हाई कोर्ट की, वो काफ़ी लिमिटेड होती है। फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को रिलेटेड केसेस, MP MLA से रिलेटेड केसेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस, ये सारे हाई कोर्ट्स में ही सुने जा सकते हैं। मैरिज, डिवोर्स लॉज, विल्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन्स यानी वसीयत जो होती है ना, प्रॉपर्टी किसके नाम की है मरे हुए बंदे ने, ये सारे हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं केसेस। हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, यानी ये अब खुद भी वो केसेस उठा सकता है जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जरूरी होती है। अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बात क्लियरली नहीं लिखी गई है तो ऐसे केसेस को हाई कोर्ट डिसाइड कर सकता है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन में अपने नीचे आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स को, सारा जो कंट्रोल है वो हाई कोर्ट्स रखता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट्स हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट्स अपने नीचे आने वाले कोर्ट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तरह ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी हाई कोर्ट में सुने जाने वाला, डिसाइड होने वाला हर केस भी रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, जितने भी केसेस होते हैं हाई कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया ना तो वो डिसीजन लोअर कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है, और पुराने केसेस को प्रेसिडेंट्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। आगे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट लोअर कोर्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट या उससे नीचे लेवल पे काम करते हैं। ये हाई कोर्ट के कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। इसके अलावा न्याय पंचायत, लोक अदालत। हर एक स्टेट में अपना खुद का सिस्टम ऑफ कोर्ट बनाया गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए सेम है, पैटर्न सबके लिए सेम है। आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाए गए सिविल कोर्ट्स के बारे में। देखिए क्या है सिविल कोर्ट्स में। जो सबसे बड़ा सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे बड़े सिविल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो गवर्नर अपॉइंट करता है हाई कोर्ट से सलाह लेके। जितने भी सिविल केसेस होते हैं, प्रॉपर्टी के, कॉन्ट्रैक्ट के, एग्रीमेंट के, किराएदारी को लेके, ठीक है, जो हाई कोर्ट में नहीं जा सकते सीधा, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आते हैं पहले। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ सब जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे काम करते हैं। ठीक है, कुछ फैमिली कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट जैसे कि डिवोर्स, बच्चों की कस्टडी, इस चीज़ को लेके सुने जाते हैं। और उससे भी नीचे होते हैं कोर्ट ऑफ मुनसिफ्स। देखिए, कोर्ट ऑफ मुनसिफ्स के ऊपर कोर्ट ऑफ सब जजेस, कोर्ट ऑफ सब जजेस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। आप इस चेन को याद कर लीजिएगा। आगे आता है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के लिए जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशंस जज। देखिए, सिविल कोर्ट अलग है डिस्ट्रिक्ट में और सेशंस जज का कोर्ट अलग है। इसके नीचे होता है मैजिस्ट्रेट ऑफ, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास। और बड़े बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, कोलकाता में फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स को मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स भी कहा जाता है। आगे आता है रेवेन्यू कोर्ट्स। जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट होता है वो होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ रेवेन्यू यानी टैक्स वगैरह से रिलेटेड केसेस आते हैं। कोर्ट ऑफ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार, ये सारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर रह के, नीचे रह के काम करते हैं। आगे आता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या काम करती है, ध्यान से सुनेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बड़ी पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप इंसाफ करने में देर कर देते हैं तो इसका मतलब इंसाफ आपने दिया ही नहीं। यानी जस्टिस को टाइमली प्रोवाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है हमारे देश में वो बड़ी लंबी और महंगी है। कॉमन मैन की रीच के बाहर है, लेकिन फिर भी हज़ारों केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग रहते हैं। इसीलिए लीगल प्रोसीजर से बचने के लिए, कोर्ट की खर्चे को घटाने के लिए, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए लोक अदालत बनाए गए हैं। 1985 में पहला केस लोक अदालत में हुआ था दिल्ली में। पहले दिन ही लोक अदालत ने 150 केसेस सॉल्व कर दिए थे। लोक अदालत अक्सर रिटायर्ड जज के अंदर काम करती है। जिन पार्टीज़ के बीच में झगड़ा है वो खुद लोक अदालत में आके केस करती हैं। कोई वकील या कोई भी ऐसा नहीं होता जो केस में गवाह सबूत पेश करे, सबूत वगैरह भी नहीं देखे परखे जाते लोक अदालत में। सिर्फ लोक अदालत ये कोशिश करती है कि दोनों पार्टियों का आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया जाए, समझौता करवा दिया जाए, ताकि ये जो इन दोनों पार्टीज़ का अगर ये कोर्ट में जाएंगी तो इनका खर्चा भी होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सकता है इंसाफ मिले भी ना, ऐसा भी हो सकता है। तो लोक अदालत ये काम करती है कि उनका समझौता करवा दे, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दे, एग्रीमेंट करवा दे आपस में। लोक अदालत का जो आइडिया है वो जस्टिस PN भागवती, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इंडिया, उनके मन में आया था। ये ग्राम पंचायत को देख के आया था ये आइडिया, जहाँ पे पंचायत को, गांव के सरपंच को, पंचों को पंच परमेश्वर माना जाता था। महात्मा गांधी भी ग्राम पंचायत को बड़ा स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करते थे उनको, और उनको रिवाइव करवाना चाहते थे। लोक अदालत का जो आइडिया है वो काफ़ी अच्छा आइडिया था, काफ़ी यूज़फुल आइडिया था। लोक अदालत को पीपल कोर्ट कहा जाता है क्योंकि वो जल्दी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। आगे आता है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये, ठीक है। बड़ी तबाही मचा रखी है इसने, PIL ने, जब से इसको लागू किया गया इंडिया में। आपने देखा होगा ये जोली LLB नाम से जो 2 मूवीज़ बनी हैं, इनमें PIL से रिलेटेड ही ये हैं दोनों मूवीज़। देखिए PIL क्या होता है।
इंडिया में बहुत सारे लोग पुअर एंड इलिटरेट हैं, अनपढ़ और गरीब हैं, वो कोर्ट में जाने की बात सोच भी नहीं सकते। उनके लिए कोर्ट में जाना बहुत बड़े सपने जैसा है। इसीलिए शुरू किया गया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करवाया था। कोई भी इंडियन सिटीजन, चाहे वो किसी मामले से ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो, वो एक सिंपल सा लेटर लिखेगा, पोस्ट कार्ड लिखेगा हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, किसी भी मामले को लेके। अगर कोर्ट को लगता है कि इस बंदे के लेटर में वाकई सही टॉपिक चुना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने आप उस केस को उठा लेगा। मान लीजिए आज से 10 साल पहले किसी फैमिली को मार दिया गया था, क्योंकि पूरी फैमिली को मार दिया गया था तो कोर्ट में किसी ने कोई केस नहीं किया। 10 साल के बाद किसी जर्नलिस्ट के मन में, किसी पत्रकार के मन में ख्याल आया कि इस फैमिली के साथ बड़ा गलत काम हुआ था, और उसने एक लेटर लिख दिया हाई कोर्ट को कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे सुनने में आया है, ठीक है, मेरे पास ये सबूत है इस बात का छोटा सा, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट को सही लगता है तो वो उस केस को खुद केस बना के उठा सकता है। तो ये PIL की पावर होती है। यानी गरीब और अनपढ़ लोग जिनके साथ कभी गलत हुआ हो पास्ट में या अभी प्रेजेंट में, तो उस केस को PIL के जरिए कोई भी उठा सकता है, कोई भी इंडियन सिटीजन। जैसे कि कोई भी इंडियन सिटीजन इनएडिक्वेट एंड अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में लिख सकता है, ठीक है, घटिया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के बारे में लिख सकता है, बच्चों और औरतों के शोषण के बारे में लिख सकता है, किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे। अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है, कोर्ट को सही लगता है और लगता है कि ये मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो वो उस केस को खुद टेकअप कर लेता है, खुद उस केस को शुरू करता है, कोर्ट खुद शुरू करता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था। इसने गरीब और अनपढ़ और अज्ञानी लोगों को, इग्नोरेंट लोगों को बड़ा ही हेल्प किया है। बहुत सी PILs अलग अलग कोर्ट्स में डाली गई हैं जहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस के बड़े बड़े मैटर्स को सुलझाया गया है और बड़े बड़े नेताओं को जो है बड़ी बड़ी सजाएं दी गई हैं ऐसे केसेस में। ऐसा लग रहा है कि PIL ने वो काम पूरा किया है जिसके लिए इसको बनाया गया था। ये आम आदमी के लिए एक आशीर्वाद की तरह एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई है ये PIL। इसने बहुत से गलत कामों को सामने लाया है, सोसाइटी के सामने लेके आई है। बहुत सारे गलत कामों को इसने प्रूव किया है, ये सामने लेके आई है सोसाइटी के। लाखों गरीब और अनपढ़ लोगों को इसने न्याय दिलवाया है PIL सिस्टम में। आगे आता है PILs, कुछ इंपॉर्टेंट PILs के बारे में। शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये एक हिस्टोरिक केस था जिसमें जेल में बंद औरतों के खिलाफ होने वाले अत्याचार की बात रखी थी। शीला बरसे ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिससे पुलिस लॉकअप्स जो थे विमेन कन्विक्ट्स के लिए, वो ट्रॉमा और ब्रुटैलिटी से अलग रखे गए। देखिए काफ़ी गलत काम हो जाते थे कई बार, जो महिला कैदी होते थे जेल में उनके साथ, तो कोर्ट ने कई बड़े ही लैंडमार्क डिसीजंस दिए। शीला बरसे ने जब ये केस उठाया महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, महाराष्ट्र के कोर्ट में, तो कोर्ट ने देखा कि ये वाकई एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है, तो उन्होंने इस केस की सुनवाई की और कई ऐसे स्टेप्स लेने को कहा गया जो विमेन सेफ्टी इंश्योर करें विमेन प्रिजनर्स के लिए। आगे आता है ग्रीन लिटिगेशन। ये एनवायरमेंटलिस्ट MC मेहता ने ये PIL डाली थी CNG व्हीकल्स के यूज़ को लेके दिल्ली में। 1998 में वर्डिक्ट आया था, फैसला आया था कि व्हीकलर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में एक क्लीन फ्यूल को यूज़ करना शुरू करना चाहिए। आप लोग शायद जानते होंगे कि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, बसेस चलती हैं, इंटरस्टेट जो ट्रांसपोर्ट चलता है ना दिल्ली में, वो सारा CNG के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो सारा सिस्टम चेंज हुआ था, ये कोर्ट के ऑर्डर पे चेंज हुआ था जब MC मेहता ने वहाँ पे PIL डाली थी तब। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।